वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है, समकालीन विश्व राजनीति, उसका 3rd चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हम पढ़ चुके हैं और अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जब हम कुछ घटनाएं पढ़ते हैं खासकर, तो हम बच्चे कई बार ये कहते हैं कि ये घटनाएं पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सेम चीज हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, सेम चीज हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं। देखो, हमारा पढ़ने का, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा पढ़ने का नजरिया चेंज हो जाता है। हम हर घटना को पढ़ते हैं कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा, चाहे वो पॉलिटिकल व्यू से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, सामरिक दृष्टि से हो, या फिर सामाजिक दृष्टि से। हम जब पढ़ रहे हैं शीत युद्ध, जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि उसका पूरे विश्व पर क्या असर पड़ा। शीत युद्ध जब अंत हुआ तो उसका विश्व पर क्या असर पड़ा। नाम कंट्रीज की स्थापना हुई, जो नाम कंट्रीज बनी, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली कंट्रीज बनी, जो गुट निरपेक्षता, तो उन सब का वैश्विक राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो हमने जरूर पढ़ा साथ साथ में। अब जब हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, हेजेमनी ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो जब हम हेजेमनी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम ये भी जान रहे हैं कि इस पूरी चीज का पूरे विश्व पर क्या असर पड़ा। ये कहानियां तो आपको सबको ही सुना देंगे, जो भी आपको पढ़ा रहा है वो आपको बिल्कुल ये कहानियां तो बता ही देगा, क्योंकि ये कहानियां सबको पता है। लेकिन यहां आपको ये समझाया जाएगा कि उन चीजों का, उन घटनाओं का वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ा। यही तो आपको पढ़ना है। देखो, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने 3 बच्चों की स्टोरी पढ़ी थी, जो आयशा, जाबू और आंद्रेई पर सेंट्रलाइज थी। तो वो स्टोरी में हमने समझा कि किस तरह से इन चीजों का एक बहुत ही इंडिविजुअल पर भी कितना इफेक्ट पड़ता है ना। वो सिर्फ इसलिए नहीं समझाई गई थी कि आपको बस याद करने हैं, रट्टा मारना है। वो इसलिए बताया गया था कि देखो, एक आम से नागरिक भी क्या, एक छोटे बच्चे पर भी इन चीजों का असर पड़ता है। इसीलिए हम ह्यूमैनिटीज में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। तो जब हम पढ़ते हैं समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, तो कई सारी घटनाएं हमारे सामने होती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने इन्फिनाइट रीच को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। क्या है एंड्योरिंग फ्रीडम? देखो, जो नाम रखे गए हैं ना इन ऑपरेशंस के, जरा थोड़ा सा उनका एनालाइज करो। देखो, एनालाइज कैसे, हमने सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, स्टॉर्म मतलब तूफान। हुआ कहां था डेजर्ट स्टॉर्म? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है वो रेगिस्तान में हुआ था। किसके रेगिस्तान में हुआ था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म? अफगानिस्तान की। तो वहां रेगिस्तान में तूफान उठाया था। अमेरिका ने पूरे विश्व की राजनीति में भूचाल ला दिया था, और अपने नाम के वर्चस्व को सिद्ध करने के लिए, ये कहने के लिए कि मैंने जो किया है वो तूफान के बराबर शक्तिशाली है। और अमेरिका ने इस जो अभियान चलाया गया था, जो कैंपेन था, उसका नाम रखा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दूसरा अभियान जो चलाया गया था वो था ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। आप इसको इन्फिनाइट रीच भी कह सकते हो। इन्फिनिट रीच, इन्फिनिट का मतलब अनंत, रीच का मतलब पहुंच। अब ये ऑपरेशन जब अमेरिका ने चलाया तो क्या उसने वो संदेश देने की कोशिश की। सीधा सा संदेश था, इन्फिनिट यानी अनंत और रीच यानी पहुंच। तो अमेरिका ने सीधा सा संदेश दिया कि हमसे दुश्मनी लेके कोई कहीं भी चला जाए, हमारी पहुंच अनंत है, हम उसको ढूंढ निकालेंगे, हम उसको बर्बाद कर देंगे। ठीक है ना। देखो कितना सोच समझ के नाम रखे गए हैं। तीसरा एंड्योरिंग फ्रीडम, यानी कि जो स्वतंत्रता है उसके लिए। एंड्योरिंग फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का तो ठेकेदार मैं ही बना बैठा हूं। स्वतंत्रता जो, अब देखो इसको आप इस तरह से समझो, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम क्यों चलाया गया था? एंड्योरिंग फ्रीडम इसलिए चलाया गया था क्योंकि अमेरिका पर जो 9/11 की घटना हुई थी अमेरिका के साथ, उसके विरुद्ध में अब अमेरिका ने ये माना कि आतंकवाद है और ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चला दिया भाई साहब। लेकिन इससे भी पहले 9/11 का मतलब है 2011, ठीक है ना, सॉरी 9/11 का मतलब है जो सितंबर के अंदर, नवंबर के अंदर
और 2001 में जो घटना हुई थी। लेकिन भारत तो आतंकवाद का दंश झेल रहा है तब से, जब से आजाद हुआ है, यानी 1947 के तुरंत बाद से। भारत हमेशा से ये हर एक वैश्विक जो संगठन है वहां इस मुद्दे को उठाता आया कि भाई साहब आतंकवाद इतना फैल गया है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, आतंकवाद की वजह से हमारे देश में बहुत गड़बड़ हो रही है, आतंकवाद की वजह से हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारी फौजों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, आतंकवाद सबके लिए खतरा है, ये है फला। लेकिन कभी नहीं सुनी गई, ठीक है। और जैसे ही अमेरिका की धरती पर ऐसी कोई घटना हुई, अमेरिका के अंदर का जो गुस्सा था वो जाग गया और 1 मिनट में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू कर दिया। भारत को ऐसा किसी भी ऑपरेशन चालू करने की इजाजत कभी नहीं दी गई। हालांकि ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम की भी इजाजत अमेरिका ने कभी भी नहीं ली थी यूएनओ से, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ अब मुझ पर हमला हुआ है तो आतंकवाद है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है, और इसके बाद में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, भाई साहब इराक का देश का अपना मामला है, वो अपने आप सलट लेंगे, आप क्यों वहां जाके चौधरी बन रहे हो। लेकिन नहीं, वो वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी पंचायती की, अपनी टांग अड़ाई और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। तो यानी नाम से ये जाहिर हो रहा है कि वो किस तरह से सैन्य रूप से अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाह रहे थे, ठीक है। तो दो जो ऑपरेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि क्यों हुआ। एक्चुअल में हुआ ये था कि जो 9/11 की घटना है, अब 9/11 की घटना कब हुई थी? 11 सितंबर 2001 की बात है ये, ठीक है। 11 सितंबर 2001 की बात है। और 11 सितंबर 2001 में जो तालिबानी थे या अल-कायदा वाले थे, जिनसे अमेरिका की बहुत ज्यादा दुश्मनी ये कह सकते हैं। अब इसकी भी आप पढ़ चुके हो बिल्कुल बैकग्राउंड। अल-कायदा, और अल-कायदा का उस समय मास्टरमाइंड या कह सकते हैं कि जो मुखिया था वो था उसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। तो इससे पहले जब आपने पढ़ा था, इससे पहले जो ऑपरेशन इन्फिनिट रीच पढ़ा था, हुआ ये था कि केन्या में और दारे हलाम में, जो तंजानिया और केन्या के अंदर जो भी अमेरिका के दूतावास थे, वहां पर तालिबान और अल-कायदा ने दूतावास पर बमबारी की थी। और उसके लिए अमेरिका ने उनको फिर उनके लड़ाकों को या उनके जो भी समर्थक थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा था। अब हुआ ये कि वो दुश्मनी तो वहां से शुरू हो गई। अब पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका पर हमला अमेरिका के घर में जाकर किया गया। यानी इससे पहले जो भी छिटपुट जो भी घटनाएं हुई थी वो अमेरिका की मुख्य धरती से बाहर थी। कभी मध्य में चले जाओ, मध्य एशिया में, या फिर उस समय केन्या में और तंजानिया में हुई थी। अब हुआ ये कि तालिबान और अल कायदा के 19 आतंकवादी थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि अमेरिका के 4 हवाई जहाज हाईजैक कर लिए। चार हवाई जहाज हाईजैक कर लिए। हाईजैक का मतलब होता है हवा में ही उनका अपहरण कर लेना। मतलब हवा में ही वो उन हवाई जहाज में जो है, जब हवाई जहाज ने टेक ऑफ किया था उस समय वहां पर उसमें सवार हो गए थे, और बीच हवा में फिर उन्होंने अपनी पहचान उजागर कर दी और कहा कि भाई हम इस हवाई जहाज को हाईजैक कर रहे हैं, अब इस हवाई जहाज को वहीं ले जाया जाएगा जहां हम चाहेंगे, ठीक है ना। तो इन 4 हवाई जहाजों में से 2 तो क्या हुए, 2 को तो WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था, WTC से टकराया गया। एक जो है पेंटागन से ले जाकर टकराया गया, और एक हवाई जहाज जो था उसको अमेरिका की जो संसद है, कांग्रेस जिसे कहते हैं, उससे टकराने की योजना थी, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो पाई और वो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर कहीं गिर गया।
पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका के एक शहर है उसके किसी खेत में जाकर क्रैश हो गया हवाई जहाज। तो ये 4 हवाई जहाज 19 आतंकवादियों ने उस समय हाईजैक किए और 9/11 के दिन यानी कि 11 सितंबर 2001 को वो हवाई जहाज अमेरिका की जो मुख्य इमारतें हैं वहां से टकराने की योजना बनाई गई, जिसमें से 2 हवाई जहाज WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए और एक हवाई जहाज पेंटागन। पेंटागन क्या है? अमेरिका का सैन्य मुख्यालय, अमेरिका का सैन्य मुख्यालय जो कि मुख्यालय है, वहां से टकराया गया हवाई जहाज। और एक हवाई जहाज पेंसिल्वेनिया नाम के शहर के किसी खेत में जाकर क्रैश हो गया। और इन तीनों घटनाओं में अमेरिका के लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई, 3000 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। अब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा हमला अमेरिका से कैसे सहन हो? तो पहली बार देखो, इस समय तो जो राष्ट्रपति थे वो बिल क्लिंटन थे, लेकिन बिल क्लिंटन के बाद राष्ट्रपति 2003 में बने थे जॉर्ज बुश जूनियर। जॉर्ज बुश जूनियर जो कि अपने पिता की ही तरह बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। उनके पिता जॉर्ज बुश सीनियर थे जो कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो जॉर्ज बुश जूनियर भी अपने पिता की ही तरह अग्रेसिव थे और विदेशी मामलों में बहुत ज्यादा अग्रेसिव रखना चाहते थे अमेरिका को। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरू किया, क्योंकि अब इस तरह से सब कुछ हो गया था, तो अब उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। पहली बार अमेरिका ने माना कि विश्व में आतंकवाद जैसी कोई चीज है। देखो, अब जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पराई। अब तक भारत चिल्ला रहा था कि देखो आतंकवाद से मुझे इतना खतरा है, देखो आतंकवाद की वजह से हमें इतना परेशान हो रहा है, देखिए आतंकवाद की वजह से मानवता खतरे में। कभी नहीं सुनी गई बात। लेकिन जब खुद की जमीन पर हमला हुआ तो अमेरिका ने 1 मिनट में ये माना कि आतंकवादी हमला है और विश्व को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। और उसकी शुरुआत हम करेंगे। किससे करेंगे? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम से, ठीक है ना। और ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम को कुछ ये लोगो दिया गया, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ था ऑपरेशन, नीचे लिखा हुआ था एंड्योरिंग फ्रीडम, और बीच में बाज जो होता है, बाज की आकृति बनाई गई और बाज जो है वो अमेरिकी झंडा ले जा रहा है। इसका मतलब अमेरिका बाज की तरह उन सब पर झपटेगा जो कि उन पर, उसकी जमीन पे आके हमला करते हैं या उसके दुश्मन है, ठीक है। और किया क्या गया? किया ये गया कि बिना कोई यूएनओ की अनुमति लिए, यूएनओ को कोई सूचना नहीं दी गई, यूएनओ की अनुमति नहीं ली गई, ना ही पहले सूचित किया गया था कि भाई हम ऐसा कोई ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं। यूएनओ की अनुमति नहीं ली गई। और अफगानिस्तान के जो कई सारे इलाके जहां पर भी ओसामा बिन लादेन या अल कायदा या तालिबान के किसी भी जो है लड़ाके के छुपे होने की आशंका थी, वहां पर बमबारी की गई, हजारों वहां के निर्दोष नागरिक मारे गए। आप अभी भी पढ़ रहे हो कि अभी भी अफगानिस्तान की आज तक, यानी 2001 में ये घटना हुई, तब से ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया गया और आज तक अफगानिस्तान के हालात सुधर नहीं पाए हैं। 2021 हो गया है, यानी कि 20 सालों से अफगानिस्तान उसी आग में जल रहा है। हालांकि अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। ये एक बड़ी और त्रासदी है अमेरिका के साथ। कहने को वो अपनी दादागिरी कर रहा है, कहने को वो अपनी चौधराहट पूरे जगत में स्थापित करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? वो जहां भी उसने अपनी दादागिरी करने की कोशिश की है, वहां उसने ये तो बता दिया है कि भाई मैं सैन्य दृष्टि से बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, ये तो बता दिया है कि भाई मेरी ताकत के बराबर किसी के पास ताकत नहीं है, लेकिन ये भी साथ में सिद्ध हो गया कि अमेरिका जहां भी अपने पैर रखेगा वहां की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। अफगानिस्तान में जो कानून व्यवस्था आज से 20 साल पहले खराब होनी शुरू हुई थी, वो आज तक सेम स्थिति है। कभी भी कानून का ढंग से जो है वहां पर शासन लागू नहीं हो पाया, लोकतंत्र की स्थापना आज तक वहां नहीं हो पाई। हम आज भी, आज की डेट में, आज जब अगस्त खत्म होने वाला है 2021 का, आज के भी अखबार को हम पढ़ेंगे
तो ये पता चलेगा कि अफगानिस्तान में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है। वहां तालिबान के लड़ाके लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं, वहां के राष्ट्रपति भाग चुके हैं और अफगानिस्तान में पूरी तरह अराजकता का माहौल है। यानी कि ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम से जो स्थिति शुरू हुई थी अफगानिस्तान में, वो आज भी कायम है। अमेरिका ने अपनी हथियारों के दम पर अपनी धाक तो जमा ली, लेकिन अमेरिका कभी भी किसी भी जगह जहां पर अपनी धाक जमाई है वहां पर कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये तीसरा इनका ऑपरेशन था जो डेजर्ट स्टॉर्म, इन्फिनिट रीच और के बाद चलाया गया, नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। आपको ट्रिक बताई जाएगी कि जिससे आपको ये चारों ऑपरेशंस के नाम अच्छे से याद रह जाएं, लेकिन पहले हम इन ऑपरेशंस को पढ़ लें, उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। बताओ, एंड्योरिंग फ्रीडम तो समझ में आया कि भाई साहब आप पर हमला हुआ है, आपने बदले में कार्यवाही की। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराक को हम आजाद करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके बड़े बुजुर्ग हैं, हम देखेंगे कि भाई उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यानी कि अगेन वही थॉट, वही जो थॉट प्रोसेस है वही चल रही है कि भाई मुझे तो हर जगह पंचायती करनी ही है। तो वही बात है, इसीलिए शुरू किया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है वो 19 मार्च 2003 को शुरू किया गया। ठीक है, आप उसका लोगो भी देख सकते हो, सेम बात है। वहीं पर अमेरिका गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है और अपनी धाक जमाने को उत्सुक है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर और इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। अब ये आए कि चलो समझ में आए कि अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, बमबारी की, क्योंकि वो आतंकवादियों को ढूंढना चाहता। इराक में ऐसा क्या था? तो अमेरिका ने आरोप क्या लगाया इस हमले के लिए? आरोप ये लगाया कि इराक जो है, आपने जब संधियां पढ़ी थी तो कुछ एक संधियां थी जैसे कि एनपीटी वगैरह, तो उस एनपीटी के तहत ही अमेरिका ने आरोप ये लगाया कि इराक गैर कानूनी रूप से विध्वंसक हथियार बना रहा है। विध्वंसक हथियार बना रहा है, ये अमेरिका ने आरोप लगाया। लेकिन ये तो सिर्फ पर्दा था जिसके अंदर असल बात को ढक दिया गया। असल बात क्या थी? उद्देश्य क्या था? क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट लिया इराक के मसले में? सबसे पहला उद्देश्य तो था तेल क्षेत्रों पर कब्जा। आप सबको पता है, हम बार बार ये बात कर चुके हैं, जो इराक है, कुवैत है, ईरान है, ये जो खाड़ी देश है वहां पर तेल भंडार है बहुतायत में। तो तेल क्षेत्रों पर कब्जा करना सबसे बड़ा उद्देश्य था अमेरिका का, क्योंकि इन क्षेत्रों पर अगर कब्जा हो जाता है तो बहुत ज्यादा धाक जम जाती है विश्व में। दूसरा एक जो छिपा उद्देश्य था वो ये भी था कि अपनी पसंद की सरकार अमेरिका बनाना चाहता था, अपनी पसंद की सरकार बनाना। तो ये दो उद्देश्य थे, और इन उद्देश्यों को चादर किसकी उड़ा दी अमेरिका ने कि भाई इराक जो है वो गैर कानूनी हथियार रूप से विध्वंसक हथियार बना रखा है।
कैसे बना सकता है? वो तो ठेका मेरे पास है भाई, सारे हाइड्रोजन बम, अणु बम, परमाणु बम, सारे के सारे जो भी बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा। ये कैसे बना सकता है? ये जची नहीं उसके। तो बस इसी बात को लेकर अमेरिका ने हमला कर दिया इराक पर। लेकिन सिर्फ अमेरिका ने नहीं किया, देखो इसमें भी वो छद्म रूप निभाता है। छद्म यानी छिपा हुआ बिल्कुल अटैक करता है। अटैक कैसे कि 40 से भी ज्यादा 40+ देशों ने इसमें अमेरिका का साथ दिया। अब एक गुट बना, 40 से भी ज्यादा देशों का एक गुट बना, जिसको नाम क्या दिया गया? उसको नाम दिया गया कोएलिशन ऑफ विलिंग्स। देखो आपने अब तक इतने सारे नाम पढ़े हैं, कितने गजब के नाम दिए हैं अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्चस्व के लिए। कोएलिशन ऑफ विलिंग्स का मतलब होता है आकांक्षाओं का गठबंधन। आकांक्षाओं का गठबंधन, ये नाम दिया उन देशों के गुट को और कर दिया था इराक पे हमला। ठीक है, अब देखो कहां कोई देश अगर अपनी सुरक्षा के लिए अपनी तकनीक इस्तेमाल करके या किसी की भी हेल्प से अगर अपने लिए हथियार बना रहा है तो कहां गलत है? लेकिन नहीं, ऐसे कैसे बना लेगा? मुझसे हथियार लेने पड़ेंगे। कोई देश अपने तेल भंडारों के, भाई उस देश के अंदर है अगर वो भंडार, अपने तेल भंडारों का उपयोग करते हुए अगर अपने लिए कुछ कर रहा है, ऐसे कैसे कर लेगा? वहां तो मेरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अब कोई देश अगर अपने राज्य को, अपने शासन को, अपनी सरकार को अपने तरीके से चलाना चाह रहा है, ऐसे कैसे चला लेगा? मैं बोलूंगा वैसे चलाएगा। तो ये सारी चीजें मिलके और अमेरिका ने इस पर चादर उड़ाई इस बात की कि इराक गैर कानूनी रूप से विध्वंसक हथियार बना रहा है, और साथ ही साथ 40 देशों को अपने साथ लिया, जो छोटे मोटे उसके पिछलग्गू देश थे उनको अपने साथ लिया और नाम दिया कोएलिशन ऑफ विलिंग्स। और इस विलिंग्स के नाम पर जो है पूरा एक गठबंधन बनाया और कर दिया इराक पर हमला 19 मार्च 2003 को। इसके परिणाम क्या निकले? देखो बहुत ही भयानक परिणाम निकलते हैं जब किसी पर भी हमला किया जाता है, खास करके पूरी एक कंट्री के सरकार को गिराने के लिए पूरे देश पर हमला किया जाता है, नागरिकों को मारा जाता है, तो ये बहुत गलत है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही, एक तो यूएनओ से स्वीकृति नहीं ली गई, दूसरा यूएनओ ने कुछ कहा भी नहीं, यूएनओ ने इसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा। देखो किस तरह से सबसे बड़ी वैश्विक संस्था को अमेरिका ने अपने मुट्ठी में कर लिया था। ठीक है, तो इसके परिणाम क्या निकले? सबसे पहला परिणाम तो जो होना था कि भाई अब अमेरिका और 40 देश मिलकर हमला कर रहे हैं, तो जो सद्दाम हुसैन है उनकी सरकार का पतन हो गया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई, सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। पहला इसका जो परिणाम था वो ये निकला। दूसरा परिणाम ये निकला, इराक में अराजकता, इराक में अराजकता। अभी हमने पढ़ा था एंड्योरिंग फ्रीडम के तहत जो अफगानिस्तान में 2001 में उनकी हालत खराब होनी शुरू हुई थी, आज तक बेचारे भुगत रहे हैं अफगान लोग। इराक में उस समय जो स्थिति खराब होनी शुरू हुई थी, आज तक इराक में कानून व्यवस्था अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। अभी तक जो कोई भी सरकार आई है वो ढंग से काम नहीं कर पाई है। ठीक है, और तीसरा इसका परिणाम क्या निकला? 3000 के करीब तो सैनिक मारे गए और 50,000 के करीब निर्दोष नागरिक मारे गए। अब देखो किस प्रकार से सिर्फ अपने हितों की पूर्ति के लिए एक पूरे देश को जो है वो अराजकता के माहौल में अमेरिका ने धकेल दिया, सिर्फ ये जताने के लिए कि हमारी धाक है। तो आपने पढ़े वो चारों जो भी इनके अभियान है उनके बारे में मैंने आपको कहा था कि चलो अब हम पढ़ चुके हैं चारों ही अभियान, तो आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि किस प्रकार से इन अभियानों को आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है ना, इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि
पहुंच थी अनंत। पर एंड हुआ इराक में जाकर। आपको याद हो जाएंगे, साथ ही साथ क्रम भी आपको इसका याद रहेगा। ठीक है, तो डेजर्ट और तूफान, ठीक है ना, तो सीधा सीधा पहला वही है डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट स्टॉर्म। दूसरा है पहुंच और अनंत से बनता है इन्फिनिट रीच। फिर एंड से बनेगा एंड्योरिंग फ्रीडम। और इराक से बनेगा इराकी फ्रीडम। इन सब के आगे आपको ऑपरेशन लिखना है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्रम से याद रहेंगे कि पहले कौन सा ऑपरेशन जो है कैंपेन स्टार्ट किया गया था। सबसे पहला था डेजर्ट स्टॉर्म, दूसरा था ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, तीसरा था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम और चौथा था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और उसमें भी ऑपरेशन इन्फिनिट रीच से पहले सर्बिया पर, या जिसको हम युगोस्लाविया कहते हैं, उस पर भी बमबारी की गई थी। यानी कि ये 4.5 हम गिन सकते हैं। उसको पूरी तरह से ऑपरेशन नहीं कहा जाता, वो दरअसल अमेरिका में की तरफ से एक छुटपुट घटना ही मानी जाती है। हालांकि किसी देश के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन चूंकि उसे किसी इंटरनेशनल ऑपरेशन का नाम, अभियान का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए उसको किसी भी तरह के ऑपरेशन में नहीं गिना जाता। तो पहला डेजर्ट स्टॉर्म, दूसरा इन्फिनिट रीच, तीसरा एंड्योरिंग फ्रीडम और चौथा इराकी फ्रीडम। आप तो इस तरह हमने पढ़ लिया कि किस तरह अमेरिका ने सैनिक जो कार्यवाहियां कर करके बिना किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के माने सबको ताक में रख दिया। ऊपर जो कहते हैं ना कि ऊपर जो टांड होती है, टांड पे रख दिया गया है, तुम जानो अंतरराष्ट्रीय कानून तुम्हारे लिए, हमारे लिए थोड़ी। ठीक है, तो वो सब माने बिना गए उस देश में बमबारी की, वहां जो है अपनी मनमर्जी चलाई, वहां की सरकारों को खत्म किया, लोगों को वहां पर जो है किस तरह से परेशान किया, वो हमने सब देखा। तो इस तरह से अमेरिका ने किस तरह से इन चीजों को जो है सरंजाम दिया। जब हम एंड्योरिंग फ्रीडम पढ़ते हैं तो एंड्योरिंग फ्रीडम में सिर्फ इसलिए कि अमेरिका पर हमला किया गया था, अमेरिका ने अफगानिस्तान में जाकर और बमबारी की, अफगानिस्तान के लोगों में वहां से जो है आतंकवादियों को पकड़ा। अब वो आतंकवादी थे नहीं थे, चलो आतंकवादी थे, उन्होंने गलत किया था, लेकिन कम से कम अमेरिका को जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का तो ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने क्या किया, वहां से जिन लोगों को पकड़ा, ठीक है ना, अगर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश कोई आपका कोई अपराधी किसी दूसरे देश में चला गया है तो आपको उसको पकड़ने के लिए पहले उस देश से स्वीकृति लेनी होगी, और अगर आपने पकड़ लिया है तो आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उसके जीवन, उसकी रक्षा को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान से जिन को भी आतंकवादी होने के शक में पकड़ा, उनको क्यूबा के पास एक जगह है जिसका नाम है ग्वांतनामो बे। ग्वांतनामो बे एक छोटी सी खाड़ी है और उस खाड़ी में छोटे से द्वीप है ग्वांतानामो बे। ग्वांतानामो बे में अमेरिका ने एक जेल बना रखी है जहां पर किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई नहीं लगता। वहां पर उन लोगों को रखा, कड़ी यातनाएं दी गई, वहां पर यूएनओ के अधिकारियों को तक को नहीं पहुंचने दिया, उनको नहीं जाने दिया गया। किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रेस होती है, जो मीडिया होती है, उसको वहां नहीं जाने दिया, सिर्फ अपनी अपनी चलाई और उन लोगों को वहां पर कड़ी यातनाएं दी गई। फिर उनका क्या हुआ, वो मर गए, क्या उनके साथ किया गया कुछ नहीं पता। तो यानी इस तरह के जो सैन्य अभियान अमेरिका ने चलाए, उससे ये जाहिर होता है कि किस प्रकार से अपने जो पावर है, अपनी जो सैन्य शक्ति है, अपनी जो टेक्निक्स है, अपनी जो विध्वंसक क्षमता है, उसका अमेरिका ने किस तरह उपयोग किया। तो इसके साथ ही ये वीडियो भी खत्म होता है और ये टॉपिक भी कि भाई किस तरह से अमेरिका ने अपनी सैन्य रूप से अपनी धाक जमाने की कोशिश की। हालांकि इसके कुछ और एस्पेक्ट हैं, अभी चैप्टर ये बाकी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो हम पढ़ेंगे अगले कुछ वीडियोज में।
आपने ये जो अब तक पढ़ा है कि भाई किस तरह से कौन कौन से ऑपरेशंस चलाए गए और किस तरह से उनके नाम आपको याद करने हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 राष्ट्रपति हमने पढ़े, वो भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहले जॉर्ज बुश, तो इसको सीनियर लिख के याद कीजिएगा आप। तो जॉर्ज बुश सीनियर पहले में थे, ठीक है। और उसके बाद में बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन जो थे उन्होंने 2 एंड्योरिंग फ्रीडम और इन्फिनिट रीच को हैंडल किया था। और उसके बाद में जो चौथा है उस समय जॉर्ज बुश जूनियर थे, जॉर्ज बुश जूनियर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, कौन कौन प्रधान राष्ट्रपति थे, जहां पर हमला किया गया था वहां कौन थे, क्या उनका परिणाम निकला, ये सब चीजें घटनावार आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए एंड राइट डाउन देयर, विल ट्राई अवर बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। तब तक के लिए थैंक यू, और देखते जरूर रहिए ये सारी घटनाएं, ताकि आपके दिमाग में ये घटनाएं ठीक वैसे ही बैठ जाए जैसे किसी पिक्चर की स्टोरी होती है। ओके, थैंक यू।